हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, पर कोई नहीं, करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया 1773 का। इसके तहत क्या किया गया कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया। अब ये दोनों इसके अधीन हो गए, ठीक है। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये जो बंगाल का गवर्नर था, इसे जो भी इसके अंग्रेजी क्षेत्र थे जहाँ जहाँ, उसका गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। तो बंगाल में कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य, एक सेकेंड, रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। देखिए, कंपनी तो कंपनी है और सरकार अलग, ठीक है। तो सरकार ये चाहती थी कि हमारी निगरानी में रहे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1773 के एक्ट द्वारा। कब? ये 1774 में की गई। इसमें टोटल कितने लोग थे? 4 थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश। अब ये क्या क्या, कहाँ कहाँ इसका मतलब कार्यक्षेत्र क्या क्या हुआ? तो एक तो ये हो गया कि सामान्य न्यायालय, ठीक है, देश के विधि न्यायालय, नौसेना विधि न्यायालय, धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एलिजा इम्पे। और अन्य बाकी न्यायाधीश कौन कौन थे? तो ये थे रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टेफन सीजर ली मैस्टर और जॉन हाइड। रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टेफन सीजर ली मैस्टर और जॉन हाइड, ठीक, 4 लोग हो गए। 1786 ईस्वी में इस अधिनियम में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। देखा कितना काबिल व्यक्ति था, मनाने की बात की जा रही है, ठीक है। वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों शक्तियाँ लेना चाहता था। ये भी कम बदमाश नहीं था। अब इतना, जब आप इतने काबिल होते हो तो अपनी शर्तें रख सकते हो सामने वाले के आगे। तो वो गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों शक्तियाँ लेना चाहता था। तो इस अधिनियम यानी 1786 के अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया और उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने, ये लाइन ध्यान दें कि उसे अपने जो भी परिषद थे उसके निर्णयों को रद्द करने और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार दे दिया गया। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर को, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो जिला कलेक्टर को ज़्यादा शक्ति नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया। ज़्यादा शक्ति मतलब खुद के लिए समस्या। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारतीय व्यापार था उसके एकाधिकार क्या था? चाय एवं चीन के व्यापार के अतिरिक्त, ठीक है, बाकी को 1813 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया, ठीक, चीन और चाय को छोड़ के। इसके द्वारा कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। कंपनी, अब एक तरफ तो कुछ अधिकार छीन लिए गए, कुछ और चीज़ें दी गई उसके बदले में। 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार। चार्टर एक्ट 1813, इसमें और भी चीज़ें थी, जैसे कि शिक्षा पर कंपनी को 1 लाख रुपए खर्च करना था। आगे चलते हैं। फिर आता है चार्टर एक्ट 1833, एक ये था, एक ये। 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त किए। अब उनको बोला गया कि भैया ऐसा है, तुम बिजनेस ना करो, अब तुम सिर्फ राजनीतिक काम करो। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ये जो था अब ये पूरे का हो गया, ठीक। इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में, अब एक गवर्नर जनरल की परिषद थी, ठीक है, तो उसमें एक चौथे सदस्य के रूप में कानूनी जो सदस्य था उसको सम्मिलित किया गया। अब ये भारतीय तो हो नहीं सकता था, तो कौन बना? मैकाले बना। 1853 के चार्टर एक्ट में, अब ये आ गया 1853, ठीक है। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि एक नियंत्रण बोर्ड और उसके पदाधिकारियों का वेतन निश्चित करे। एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया
और उसके जो अन्य पदाधिकारी वगैरह है, मतलब उसके पदाधिकारी हैं, उनका वेतन जो है वो सरकार निश्चित करेगी। धन भले ही वो कंपनी से लेती रहे, वो कोई दिक्कत नहीं है, धन अलग से आप कंपनी से लेते रहिए, लेकिन वेतन डिसाइड करने वाली बात हो गई। अब इसमें डायरेक्टरों की जो टोटल संख्या थी वो 24 से घटा के 18 कर दी गई। उसमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे, ब्रिटेन क्राउन जो था उनसे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएंगी। ठीक है, फाइनली एक परीक्षा की बात की गई 1853 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। फिर उसके बाद आते हैं 1858 के भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक, इसमें क्या था, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर, अब ये 1858 को तोड़ेगा 1857। 1857 में हुआ विद्रोह। ठीक है, कंपनी को समझ में मतलब शासन को, ब्रिटिश शासन को समझ में आ गया कि कंपनी से कुछ नियंत्रण वगैरह छीनने की ज़रूरत है, तो उन्होंने क्या किया, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया, यानी अपने आप को सौंप दिया। अब क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। एक नया पद बनाया गया भारत सचिव, वहाँ पे उसको सारी शक्तियाँ दे दी गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी जाती है। अब ये अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू हो सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम दे रहा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति, अब कानून बनाने की शक्ति भी इनको दी जाने लगी। ठीक है, जिसके तहत कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। विभागीय प्रणाली वही मंत्रिमंडल व्यवस्था, यानी वही कि एक मंत्रिमंडल होगा, उसमें विभाग होंगे, उनके सारे के अलग अलग मंत्री होंगे, ये वाली बात। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों का नियुक्ति की बात की गई, और उन्हें वायसराय नियुक्ति करता उनका, ठीक है, मनोनीत करता, और 2 वर्ष के लिए करता। इनमें से न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। इस अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास प्रांतों को अपने अपने लिए कानून बनाने और उसमें संशोधन करने का पुनः दे दिया गया। ठीक है, कौन सा अधिनियम चल रहा है, 1861। ठीक, भारत परिषद अधिनियम। तथापि इन प्रांतीय परिषद द्वारा बनाए गए कोई भी कानून उस समय वैध नहीं माने जाएंगे जब तक कि गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त न कर ले। हाँ भैया, सही बात है, बॉस तो बॉस है। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के, देखिए इससे पहले 1774 में उच्चतम न्यायालय बना था कलकत्ता में। ठीक है, लेकिन ये बना उच्च न्यायालय कब बना, ये 1861 ईस्वी के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में बना था। ठीक है, 3 जगह बना 1862 में। फिर उसके बाद 1892 का अधिनियम आता है, भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें भी 2-3 चीज़ें थी, जैसे विधानमंडलों के सदस्यों के अधिकार को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया। विधानमंडल है, ठीक है, उसमें 2 सदस्यों के अधिकार क्षेत्रों का क्या बंटवारा हुआ, देखिए बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार था। ठीक, बस विचार प्रकट करना था, और इसके अलावा और कुछ नहीं, ना तो कोई प्रस्ताव रखने या सदन में मत विभाजन का अधिकार नहीं था उन्हें। दूसरा ये था, सार्वजनिक हित के मामले में अगर कोई प्रश्न पूछना है तो 6 दिन पहले बता दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट चला था। अब इस बारे में मैकडोनल्ड कहते हैं, रैमजे मैकडोनल्ड, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। आगे चलते हैं। मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड ने 1819 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट की अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड 1819 क्या बोल रहे हैं कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ा दो भाई। रिपोर्ट में अभी अनुशंसा की गई कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत के लिए आयोजित की जानी चाहिए, मतलब एक साथ की जानी चाहिए, तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने लगे। चलो, कोई तो सोच रहा है, ठीक है। और इसी आधार पर 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। कब से? 1922 से। तो
मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड 1819 और 1922 में, सॉरी 1819 नहीं 1918 में आया, और उन्होंने 1922 में दोनों जगह यानी इंग्लैंड और भारत में एक साथ परीक्षा आयोजित की। लेकिन एक और लोग थे, एक और आयोग था जो इसके विरोध में था, वो था एचिसन आयोग। कब आया? 1887 में। बोला कि यार एक साथ नहीं कराना है, एक साथ परीक्षा ना कराओ, ठीक है। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। 1917 में 20 अगस्त 1917 में सुधारों की घोषणा को, जो भी सुधार वगैरह घोषणा है तो सुधार किए थे ना, तो वो इनका जो सुधार था वो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना गया। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी। 1919 अधिनियम आया, किसी ने कुछ किया ऐसे ही बना दिया अधिनियम? नहीं भाई, आया था, मॉन्टेग्यू थे, चेम्सफोर्ड थे, उन्होंने अपना बुद्धि लगाई, ठीक है, उसके बाद ये अधिनियम बना। तो भारत में प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया। 1919 वाला चल रहा है, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया और आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास रहा। अब देखो, गवर्नर होता है चालाक है, आरक्षित में पता है सारे इम्पॉर्टेंट विषय थे, सारे जिनसे पावर बनती, और जो नॉर्मल वाले थे वो सारे हस्तांतरित में कर दिए गए। 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। वर्ष 1937 के संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो किस वर्ष संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश वाले से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया? 1937, 35 आधार ले लीजिए और 1937 में, ठीक है। 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय यानी FPSC का नाम बदल के UPSC कर दिया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया, ठीक है। आधार ये है। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा कुछ भारतीय रियासतें जो संघ में शामिल होना चाहती थे को मिलाकर बनाया गया था। कौन कौन था इसमें? ब्रिटिश भारतीय प्रांत और कुछ भारतीय रियासतें जो इसमें शामिल होना चाहती थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दैध जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और उसे केंद्र में लागू कर दिया गया। 1935 वाले अधिनियम से ये हुआ कि जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांत के दोहरे शासन के स्थान पर उत्तरदायी शासन मिल गया प्रांतों को, तथा आरक्षित और जो हस्तांतरित वाले विषय वाला मतभेद था वो भी खत्म हो गया। गवर्नरों को आरक्षित तथा बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णय और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया। साथ ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ। सांप्रदायिक और वर्गीय 1935 वाला ही चल रहा है अधिनियम, ठीक है। तो इसमें सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ। मुस्लिम, सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, भारतीय मुसलमान आदि को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व मिल गया, अलग अलग प्रतिनिधित्व, ठीक है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत हद तक 1935 वाले अधिनियम पर आधारित है। इसमें उपबंध क्या क्या थे? पहला था कि संघात्मक सरकार की व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना। 1935 के अधिनियम में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा इसके बारे में कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है,
जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। टाइम याद करना ज़रूरी है, ठीक है। 1947 जब स्वतंत्र हुआ, 1964 तक, यानी कि 62 में युद्ध हुआ चीन और भारत का, उसके 1-2 साल बाद तक, 1964 तक। वे पंचशील के प्रणेता और गुट निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ के जो 1936 में हुआ था उसमें ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसको अस्वीकार कर दिया गया, और इसमें अध्यक्षता कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू। इसे 1916 वाले अधिनियम से, मतलब अधिवेशन से, जो लखनऊ में ही हुआ था, उससे कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है, वो अलग था। ये 1936 है, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार कहा। क्यों भाई, क्यों अस्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बोला कि यार ये गुलामी का अधिकार है, दासता का आज्ञा पत्र है। ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में वर्ष 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था। 14 भाग थे, 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। कुल मिला के इसमें जो भी बातें थी उसमें मोस्टली को नीति निर्देशक तत्व के रूप में लिया गया। आलोचकों ने इसके बारे में क्या कहा? पवित्र लोकोक्तियाँ हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाइए। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773, ठीक। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी उस पर एक्सप्लेनेशन देख लिया जाएगा, ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ? 1773, ठीक है। 3 बार हो गया ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल बंगाल, एक मिनट, प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 70, चौथी बार पूछ रहा है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अगला क्या है? किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय? 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारत के कौन से अधिवेशन से बनाया गया? तो 1773 वाला हमने अभी देखा, रिपीटेड क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का निर्णय दिया गया? 1786, ठीक है। अब क्या था यार? ये वही वाला था जिसमें कॉर्नवालिस बोले थे कि हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए, 1786, ठीक है। और वो उन्होंने क्या था, कलेक्टर के पद को, मतलब कलेक्टर से शक्तियाँ छीन ली थी, और वो वाली बात थी सारी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया? तो अभी हमने देखा 1786। कॉर्नवालिस ने बहुत मनमानी की थी ना, लगता है तेज स्टूडेंट था, बदमाश रहा होगा एक्चुअली। 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियम का क्या? कुल मिला के वही बात कही गई है कि कलेक्टर की से उसकी शक्तियाँ क्यों छीन ली गई, क्या बात हो गई। तो उन्होंने वही बोला कि अगर शक्तियाँ रहेंगी तो थोड़ा डर तो लगता ही है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। हाँ भैया, चीन चाय वाला छोड़ के 1813। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश चीन चाय 1813, चीन चाय 1813। और किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार? चीन चाय बहुत बार पूछा गया है। 1813 क्या हो गया? बोला कि क्या कारण था एक, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें बोला गया था कि भैया पैसा दे दो शिक्षा के लिए, 1 लाख रुपए। हमने नहीं कहा था, उन्होंने खुद ही कहा होगा। 15वां क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन तो सही तो है। दूसरा है, काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का जी तो सही है। विधिकर्ता की सभी शक्तियाँ प्रदान की गई गवर्नर जनरल को, ठीक बात है। विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय, अच्छा ऐसा तो नहीं हो सकता।
लोक सेवा आयोग की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संशोधन किसके द्वारा, कौन बोला था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। थोड़ा भारतीयों को भी शामिल करने की बात की गई थी इसमें। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? 1853। क्या हुआ था इसमें? तो देखिए नियंत्रण बोर्ड, एक तो ये बात थी, इसमें ये बात थी कि नियंत्रण बोर्ड और जो उनके अधिकारी हैं उनके सबको वेतन देने की बात की गई थी, धन आप कंपनी से लेते रहिए। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 6 मनोनीत किए गए। प्रावधान था कि नियुक्तियां प्रतियोगिताएं परीक्षाएं द्वारा की जाएंगी जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1853 का एक्ट था ये। अगला है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद, ठीक है, तो ये यही था 1853। और क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड के लिए एक ही समय पर इंडियन सिविल सर्विस IAS परीक्षा आयोजित करने के लिए तो सहमत हुई थी? 1922। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये था कि 1922 से इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में आयोजित की जाने लगी। केवल इसके पूर्व यह केवल इंग्लैंड में आयोजित होती थी। वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1935 के अधिनियम से संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1937 से संघीय को ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1950 में FPSC का नाम बदल के UPSC कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला तो ये कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ये तो ठीक है, 1922 में हुई थी, चलिए ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने 1922 वाले ये वाली लाइन देखी ना, ठीक है। और दूसरा है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। अब ये तो पता नहीं, क्योंकि अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। आइए वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर है एक सी, मतलब दोनों सही है, ठीक है। तो क्या था इसमें कि 1922 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा आयोजन भारत में प्रारंभ, और 1941 में क्या हुआ था कि सिविल सेवा में भारतीयों की भागीदारी यूरोपियों से ज़्यादा हो गई थी। थोड़ी ज़्यादा थी पर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिलान करना है तो हम सबसे पहले इजी वाला खोजेंगे। हमें पसंद है कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773। उसके बाद ईसाई मिशनरियों का भारत आना 1813। उसके बाद नियंत्रण परिषद की स्थापना, मेरे ख्याल से ए का दूसरा होगा, ए का दूसरा, ठीक है। और उसके बाद गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी मिलान करना है। 1813 का दिया है, 1813 दिया है, तो 1813 में 2 ही 3 चीज़ें थी, कौन सा थी? अच्छा, इसमें जो इजी वाला है 1858 देख लेते हैं। ये जो सत्ता का हस्तांतरण वाली बात हो गई होगी, ठीक है, क्योंकि 1857 में हुई थी विद्रोह, क्रांति। अच्छा, और 1813 वाला सेकंड हो जाएगा क्योंकि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ हम ए कर लेते हैं और इसको मिला देते हैं इससे, और यहाँ पे 1 कर लेते हैं और इसका, और फिर उसके बाद 1773 आया, तो 1773 में ये वाला हुआ था। कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था? कंपनी के जो भी निदेशक थे उन्हें कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। और आखिरी बचा डी वाला, तो डी का हो जाएगा पहला। पहले में क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की बात की गई थी। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की बात की गई थी।
आगे चलते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत? अभी हमने देखा 1784। क्वेश्चन नंबर 24, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया? देखिए, हमें जहाँ तक पता है वो ये होना चाहिए। देखिए, MPPCS कह रहा है कि यदि प्रश्न में चाय और शक्कर के स्थान पर चाय और चीन होता तो बात बनती। तो ये बात तो सही है कि इस पे स्टार लगना चाहिए। जब हमने कहा क से कबूतर तो क से कबूतर और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया 1833। ठीक, ये वाला एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। 1757 और 1764 के युद्ध में, 1757 में क्या हुआ? प्लासी, और 1764 में क्या हुआ? बक्सर। के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो इस प्रकार हैं। अच्छा, इसके बाद किए थे तो 1773, 1784, 1793। 1793 में क्या हुआ था? बोर्ड नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। 1793 के जो चार्टर एक्ट था, इसमें क्या हुआ था कि जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारी का वेतन था वो भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। और 1813 का चार्टर एक्ट कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। ठीक है, ये दोनों सही है। और चीन चाय बना रहा, चीन चाय बना रहा, और वो भी 20 वर्ष के लिए एकाधिकार दे दिया गया। और 1833 में क्या हुआ था? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया और उनको अब बोला गया कि अब भैया शासन करो, बिजनेस छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाली प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो 1834। क्या था? 1833 के तहत 1834 को बंगाल का विभाजन किया गया और चौथी प्रेसिडेंसी यानी आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। अभी हमने जो भी एक्सप्लेनेशन पढ़ा उसमें ये नहीं था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और क्योंकि ये 2021 का क्वेश्चन है तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऐसे रिपीट होने की संभावना बढ़ जाती है। अन्य 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास थी। आगरा प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? सर मैटकॉफ थे, मैटकॉफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया। बदमाशी करोगे तो कर ही दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। ठीक है, 1853 नहीं वो नहीं था, ख़त्म कर दिया गया होगा ना। तो वो 1813 था, चीन चाय को छोड़ के। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का। ठीक है, ये वाली बात सही है, दूसरा सही है। अच्छा, सही पूछा भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? 1861। और ये अध्यादेश 6 माह तक लागू रह सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग तथा विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उसके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो ये था 1861। देखिए क्या हुआ था 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में कि वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति दी गई, जिसके तहत कैनिंग विभागीय प्रणाली। ठीक है, अगर ये भी याद रख लें कि कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत करने वाली बात, तो भी याद रहेगा काफ़ी कुछ। कैनिंग ने विभिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार के मंत्रिमंडल की व्यवस्था की नींव डाली और प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन हो गया। ठीक, ये वाली बात याद रख लें। कैनिंग विभागीय प्रणाली 1861 भारतीय परिषद अधिनियम।
क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? तो 1892। बजट पर देख लिया जाए इसमें क्या क्या है। बजट पर आपने देखिए इसमें वही तो था कि बजट पे आप विचार तो दे सकते हो लेकिन कोई मत देना और बाकी और कुछ नहीं कर सकते, कोई प्रस्ताव वस्ताव कुछ नहीं। और 6 दिन पहले अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो 6 दिन पहले बता देना भाई, सीधी बात। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो ये 1892 था, परोक्ष निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में मीडिया को